हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक तेलुगु हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम हनी है, जो कि 2026 में रिलीज हुई है। इसकी कहानी काफी अच्छी है और ये आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि कैसे आज भी ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास के रास्ते पर जाकर अपने और समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि कुछ लोग एक साथ मिलकर एक जंगल के अंदर जा रहे हैं। वे लोग एक गुफा में जाकर किसी देवी की पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर जो भी उस ग्रुप में मिलते हैं या उस देवी की पूजा करते हैं, सबसे पहले उस इंसान के सिर पर पत्थर से मारकर खून निकाला जाता है। उसके बाद उसी खून को देवी को चढ़ाया जाता है और फिर बाद में उसी खून को सबको चटाया जाता है। ये कोई साधारण पूजा नहीं है जो हम मंदिर में जाकर करते हैं। ये कोई तंत्र मंत्र, साधना या ब्लैक मैजिक जैसा था, जिसकी वजह से ये लोग समाज से दूर, लोगों से दूर यहाँ ये सब कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो कि खून से लथपथ अपनी बेटी के साथ होती है। उसकी बेटी के मुंह और शरीर में भी खून लगा हुआ था। यहाँ पर ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है कि उन लोगों के ऊपर ये सब खून कैसे लगा, लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि उनके साथ जरूर कुछ बुरा और भयानक हादसा हुआ है। उसकी बेटी उसे पूछती है कि हनी कहाँ गई माँ, मुझे वो नहीं दिख रही है। इन सब सवालों का उस औरत के पास कोई भी जवाब नहीं होता और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इसके बाद पास्ट साल 2013 में देखते हैं कि एक ऑफिस में कुछ लोग मिलकर एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे हैं। उस आदमी का नाम आनंद होता है और वो तांत्रिक क्रिया सीख रहा होता है। उसने ऑफिस में अपने ड्रॉर में भी काला जादू करने वाला सामान रखा हुआ था। ऑफिस के बाकी लोग भी उसे समझाते थे कि ये सब सही चीज नहीं है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता था और उनसे झगड़ा करना स्टार्ट कर देता था। इसीलिए सारे लोग आज उसे मिलकर पीटने लगते हैं और ऊपर फोन करके उसे नौकरी से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वह गुस्से में घर लौटता है। उसकी बीवी उसकी हालत को देखकर चिंता करने लगती है। ये वही औरत थी जिसे हमने पहले खून से लथपथ देखा था। वो आनंद से पूछती है कि उसे क्या हुआ है और उसकी ये हालत किसने की है। आनंद पूरे गुस्से में था। वह कहता है कि उसकी नौकरी चली गई है और उसका कारण उसकी बेटी है। उसकी बीवी को उसके बारे में पता था कि वो काली शक्ति की पूजा करता है और उसके लिए ही शायद उसे नौकरी से निकाला गया होगा। इसके बाद आनंद गुस्से में अपने घर के पूजा वाले कमरे में चला जाता है। वो वहाँ के सारे भगवान के फोटो निकाल देता है और उसकी जगह दूसरी फोटो रख देता है। इसके बाद वो इसी फोटो के सामने अपनी साधना करना शुरू कर देता है। वो उसी तरह पूजा करता है जिस तरह मूवी के शुरू में गुफा में लोगों को पूजा करते हुए देखा था। नेक्स्ट सीन हम साल 2016 में देखते हैं। आनंद के पास अभी भी कोई नौकरी नहीं थी। वो अभी भी उसी साधना को किए जा रहा था और उसकी बीवी एक प्राइवेट स्कूल की टीचर थी, जिसकी वजह से उन लोगों का गुजारा हो जाता था, लेकिन बहुत मुश्किलों से। इसीलिए वो एक दिन आनंद से कहती है कि वो भी कहीं नौकरी ढूंढ ले ताकि अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा सके। ये सब सुनने के बाद आनंद उसे पीटने लगता है और फिर कहता है कि देवी माँ बहुत जल्दी उसकी बात सुनने वाली है और वह बहुत सारी धन संपत्ति देने वाली है, जिससे वे अमीर हो जाएंगे। आनंद ये सब अपनी बीवी से कह रहा था कि तभी आसपास के लोग उसके घर के बाहर आकर हल्ला मचाते हैं। लोग क्यों हल्ला मचा रहे हैं, ये सब जानने के लिए वो घर से बाहर गेट के पास आता है। घर का मालिक भी गेट के पास ही खड़ा था। आसपास के सारे लोगों को पता चल गया था कि आनंद काला जादू सीख रहा है और लोग इसी बात से डरकर घर मालिक को कह रहे थे कि वो आनंद को घर से निकाल दे। घर मालिक उन लोगों की बात सुनने के बाद उन्हें समझा बुझाकर अपने अपने घर भेज देता है और उसके बाद आनंद को भी घर खाली करने के लिए कह देता है, जिसके बाद आनंद को वो घर खाली करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आनंद की बीवी और उसकी बेटी स्कूल से लौट रहे थे। तभी वे किसी को गाते हुए सुनते हैं। उसकी बेटी को वो आवाज बहुत पसंद आती है। बेटी का म्यूजिक के प्रति लगाव देखकर माँ पूछती है कि क्या वो म्यूजिक सीखेगी और उसकी बेटी इसके लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद वह अपनी बेटी के साथ उस घर में पहुँच जाती है जहाँ से गाने की आवाज आ रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि आनंद की बीवी का नाम ललिता और बेटी का नाम मीरा है। जो गाना गा रही थी वो एक म्यूजिक टीचर थी और वो उसी स्कूल में ज्वाइन करने वाली थी जहाँ ललिता टीचर है। ललिता उस टीचर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी को भी म्यूजिक सिखाए, जिसके लिए वो मान जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में रात को आनंद के घर में आनंद के साथ एक और आदमी को देखते हैं। वो भी यही तांत्रिक क्रिया करता है। उसका नाम सारंग पानी है। वो एक प्लान के साथ आया हुआ था जिसका हिस्सा आनंद की बेटी थी। वो कहता है कि अगले 20 दिनों में ये सब होना चाहिए, जिसे सुनकर आनंद भी मान जाता है। लेकिन ये सब बात ललिता छुपकर सुन रही होती है और उस आदमी के जाने के बाद आनंद से पूछने लगती है कि वो मीरा के साथ क्या करने वाला है, वो आदमी कौन है, क्यों आया था। आनंद के पास कोई जवाब नहीं था। फिर भी वो ललिता को चुप रहने को बोलता है क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। लेकिन ललिता चुप होने का नाम ही नहीं लेती क्योंकि उसे पता चल गया था कि आनंद उसकी बेटी के साथ कुछ न कुछ गलत करने वाला है। आनंद को तभी गुस्सा आ जाता है और वो ललिता को पीटने लगता है। उसी वक्त मीरा भी वहाँ आ जाती है और अपनी माँ को मार खाते देख जोर जोर से रोने लगती है। इन सब की आवाज सुनकर वहाँ म्यूजिक टीचर और उसके पापा आ जाते हैं। दरअसल म्यूजिक टीचर आनंद की पड़ोसी थी, इसीलिए वे आवाज सुन पाए। वे लोग आकर आनंद को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आनंद उन्हें बोल देता है कि ये हमारे पति पत्नी का मैटर है, इसमें आपको घुसने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उनके पास बोलने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए वे मीरा को लेकर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन मीरा स्कूल में अपनी माँ के पास आती है और बोलती है कि माँ, तुम पापा से बिल्कुल भी झगड़ा मत करना और अगर झगड़ा किया तो मुझे विद्या मैम के घर नहीं भेजना। दरअसल म्यूजिक टीचर का नाम ही विद्या है। मीरा की बात सुनकर ललिता हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि क्यों, क्या हुआ।
तो मीरा उसे बताती है कि रात में विद्या के जो पापा हैं उन्होंने उसके साथ गलत हरकत की है। वे मीरा के शरीर पर गलत तरीके से हाथ फेरने लगे थे। ये सुनकर ललिता अपनी बेटी को गले लगाकर कहती है कि वो कभी भी झगड़ा नहीं करेगी और उसे किसी दूसरे के घर नहीं भेजेगी। नेक्स्ट सीन में हम आनंद को घर की छत पर दारू पीते हुए देखते हैं और तभी ललिता उसके पास आती है। वो आनंद को समझाती है कि उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और उसके सामने झगड़ा करना सही नहीं है, जिसे सुनकर आनंद कहता है कि उसे भी सही नहीं लगता, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि झगड़ा हो जाता है। इसके बाद आनंद ये भी कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में बाहर जाने वाला है, उसके बाद सब सही चलने लगेगा। ये सुनकर ललिता खुश हो जाती है क्योंकि आनंद ने इससे पहले कभी इतने अच्छे से बात नहीं की थी। साथ ही वो ये भी कहता है कि मेरे आने तक तुम कहीं वेकेशन पर चले जाओ, जिस पर ललिता कहती है कि वो किसी गुरुजी के आश्रम जाकर रहेगी। आनंद भी मानकर ललिता और मीरा को आश्रम छोड़ आता है। यहाँ आकर ललिता और मीरा बहुत ज्यादा खुश रहने लगते हैं क्योंकि यहाँ का वातावरण और लोग काफी अच्छे होते हैं। वहीं पर एक मूर्ति बनाने वाला आर्टिस्ट भी होता है जो मीरा को पसंद आने वाले शेप्स और डिजाइन्स बनाता है। वो आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा इंसान होता है। दरअसल इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। एक एक्सीडेंट में उसकी माँ और बहन मर गए थे। उसके बाद वो यहाँ आकर रहने लगा और यहाँ के लोगों को अपना परिवार मानने लगा। ललिता भी उसे अपने भाई जैसा मानने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन आनंद लौटता है, लेकिन ललिता और मीरा उसे देखकर खुश होने के बजाय उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ बहुत शांति मिल रही थी। वे लोग जब आश्रम से निकल रहे थे तभी मूर्ति बनाने वाला आदमी मीरा को एक मिट्टी का पक्षी बना कर देता है, लेकिन वहाँ से आते वक्त रास्ते में ही आनंद उस पक्षी को फेंक देता है। इसके बाद वो ललिता और मीरा को एक नए घर में लेकर जाता है। इस घर को सारंग पानी ने ही ढूंढा था। इस आदमी के कहने पर ही आनंद ये सब कर रहा था। इस घर में एक कमरे को साउंड प्रूफ किया गया था ताकि उस कमरे से आवाज बाहर न जा सके। इसके साथ ही सारंग पानी ने एक लड़की को काम वाली के तौर पर रखा था। उसका नाम रमना था। इसके बाद रमना एक पुतला लाकर सारंग पानी के हाथ में देती है और सारंग पानी उस पुतले को आनंद को देकर कहता है कि इसे मीरा को देकर प्रैक्टिस कराओ। इतना कहकर वो चला जाता है, लेकिन तभी ललिता इनकी बातें सुन लेती है और उस पुतले को देख लेती है। वो रात में आनंद से इन सब के बारे में पूछने लगती है कि ये लोग कौन हैं, यहाँ क्या हो रहा है, मीरा के साथ क्या करने वाले हो, वो तो छोटी बच्ची है, चाहो तो मुझे कहो, मैं कर दूंगी। ये सुनकर आनंद उसे समझाता है कि ये विधि सिर्फ एक छोटी बच्ची ही कर पाएगी, भरोसा रखो, मीरा को कुछ नहीं होगा। इसके साथ ही वो ललिता को कुछ पैसा भी दिखाता है और कहता है कि ये तो एडवांस है, काम होने के बाद बहुत पैसा मिलेगा। यहाँ आनंद जैसे तैसे ललिता का भरोसा जीत लेता है कि वो मीरा को कुछ नहीं होने देगा। अगले दिन ललिता मीरा को तैयार करके कहती है कि उसे आज पापा के साथ कहीं जाना होगा और पापा जो कहेंगे वो करना होगा। ये सुनकर मीरा पापा के साथ जाने को मान जाती है। इसके बाद मीरा को दूर जंगल के एक मंदिर में ले जाया जाता है। वहाँ पहुँचने पर एक आदमी बोरी लेकर आता है और मीरा के हाथ में थमा देता है। मीरा बोरी लेने से डर रही होती है क्योंकि उसके अंदर कोई जिंदा चीज थी जो हिल रही थी, लेकिन तभी आनंद उसे उसकी माँ की याद दिलाता है। मजबूरी में मीरा को वो बोरी लेनी पड़ती है। इसके बाद वे घर वापस आ जाते हैं। घर आते ही ललिता मीरा की तरफ दौड़ती है, लेकिन आनंद उसे मीरा को छूने से मना कर देता है क्योंकि अगर ललिता ने गलती से भी उस बोरी को टच कर लिया तो वो विधि खराब हो जाएगी। इसके बाद मीरा को उसी साउंड प्रूफ कमरे में ले जाया जाता है। मीरा उस बोरी में से एक बिल्ली निकालती है और बेल्ट की मदद से उसे बांध देती है। इसके बाद सब बाहर चले जाते हैं और कमरे को बंद कर देते हैं। दरअसल ये बिल्ली प्रेग्नेंट थी और इनकी विधि के अनुसार प्रेग्नेंट बिल्ली ही चाहिए थी। मीरा उस कमरे में तब तक रहेगी जब तक बिल्ली बच्चा न दे दे। इसके साथ ही इस विधि के लिए एक कुमारी लड़की ही चाहिए थी जिसका पीरियड शुरू न हुआ हो, इसीलिए मीरा को चुना गया था। नेक्स्ट सीन में जब बिल्ली बच्चा देने वाली होती है तब आनंद कमरे में घुसकर एक रस्सी बांध देता है और मीरा को समझा देता है कि उसे क्या करना है। बिल्ली जैसे ही बच्चा देती है, मीरा उस बिल्ली को उस रस्सी में फंसा देती है और आनंद खिड़की के बाहर से रस्सी खींचकर बिल्ली को मार देता है। इसके बाद रमना मीरा को एक छोटी सी मटकी देती है क्योंकि बिल्ली के बच्चा देते समय जो खून और पानी निकला था उसे मीरा को ही इकट्ठा करना था। यही चीज इस क्रिया का फल है। मीरा का काम खत्म होने के बाद सारंग पानी पूजा पर बैठ जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि सारंग पानी और आनंद से कुछ लोग मिलने आए हैं जिन्हें उसी चीज की जरूरत थी। सारंग पानी एक आदमी को पैसा देकर और प्रेग्नेंट बिल्लियां ढूंढने को कहता है। बातों बातों में वो आदमी पूछ बैठता है कि क्या बच्ची ठीक है, पीरियड तो नहीं आएगा ना, जिस पर आनंद कहता है कि उसने डॉक्टर से बात की है, अगले 1 साल तक पीरियड नहीं आएगा। अगले सीन में हम मीरा को देखते हैं जो अपनी माँ के कमरे में गई थी। ललिता की हालत ठीक नहीं थी क्योंकि पति के काम और बेटी के हालात देखकर उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। वह अपनी बेटी को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसका पति स्वार्थ के लिए अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा देगा। वो वादा करती है कि अब वो उसे पापा के साथ नहीं भेजेगी। आनंद को पता चल गया था कि ललिता उसके काम में कांटा बनेगी, इसीलिए वो रमना से कहकर ललिता को जहरीला मशरूम खिला देता है जिससे उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। वे एक डॉक्टर को बुलाते हैं जिसे सब पता था पर उसे सिर्फ पैसे से मतलब था। वो ललिता को इंजेक्शन देता है जिससे वो धीरे धीरे पागल होने लगती है। वे मीरा को भी ललिता से दूर कर देते हैं और कमरे को ताला लगा देते हैं। मीरा एकदम अकेली पड़ जाती है। तभी उसे एक लड़की दिखने लगती है जो उसकी तरह ही होती है। मीरा उसका नाम हनी रखती है। हनी उसे माँ के कमरे तक ले जाती है और चाबी कहाँ है ये भी बताती है, लेकिन ताला ऊंचा होने के कारण मीरा उसे खोल नहीं पाती। वो दरवाजे के छेद से देखती है कि उसकी माँ इंजेक्शन की वजह
वजह से पागल हो चुकी है और उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है। अगले दिन डॉक्टर फिर आती है और मीरा को इंजेक्शन देती है ताकि उसका पीरियड रुक सके। मीरा गिड़गिड़ाती है कि उसे स्कूल जाना है, पर आनंद कहता है कि माँ के ठीक होने के बाद ही भेजेगा। फिर से एक प्रेग्नेंट बिल्ली लाई जाती है। रात में हनी फिर मीरा को दिखती है और कहती है कि पापा तुम्हें कभी स्कूल नहीं जाने देंगे और माँ भी कभी ठीक नहीं होगी। इस बिल्ली के बाद वे एक और बिल्ली लाएंगे और ये कभी नहीं रुकेगा। बिल्ली बच्चा देती है और वे फिर से मीरा के हाथों बिल्ली को मरवा देते हैं और उसका खून इकट्ठा करते हैं। डॉक्टर फिर से इंजेक्शन देती है और चेतावनी भी देती है कि ज्यादा इंजेक्शन से मीरा भी पागल हो सकती है, पर आनंद को फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में आनंद और सारंगपानी एक बिजनेसमैन को बिल्ली के गर्भ जल का फायदा समझा रहे होते हैं कि कैसे इसे घर के बाहर दफनाने और कैक्टस लगाने से उन्नति होती है। बिजनेसमैन यकीन कर लेता है और उन्हें बहुत पैसा देता है। इसी तरह एक साल बीत जाता है और वे बहुत अमीर हो जाते हैं। एक दिन आनंद बाहर जाते वक्त मीरा से कहता है कि अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, उसने इस काम के लिए दूसरी लड़की ढूंढ ली है। लेकिन जब वो लौटता है तो रमना घर में नहीं होती। तभी एक आदमी एक और बच्ची लेकर आता है और आनंद उसे लेकर जंगल जाता है। अब मीरा को माँ से मिलने से रोकने वाला कोई नहीं था। ललिता अपनी बेटी को देखकर खुश तो होती है, पर उसकी हालत देख दुखी हो जाती है। मीरा वहाँ भी हनी से बात करने लगती है। ललिता पूछती है कि वो किससे बात कर रही है। मीरा कहती है कि हनी से, जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। ललिता समझ जाती है कि ये सब सदमे और डर की वजह से हो रहा है। मीरा रोते हुए कहती है कि वो स्कूल और दोस्तों को मिस कर रही है और पापा के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वे बहुत बुरे हैं। ललिता उसे गले लगाकर वादा करती है कि वो सब ठीक कर देगी। अंत में आनंद उस दूसरी बच्ची और प्रेग्नेंट बिल्ली को उसी साउंड प्रूफ कमरे में लेकर जाता है। दूसरी ओर मीरा फ्रिज में रखे हुए पानी में नींद की गोलियां मिला देती है। आनंद उस बच्ची और बिल्ली को कमरे में बंद करके दारू पीने लगता है। दारू पीने के बाद आनंद को नींद आने लगती है, जिसकी वजह से वो वहीं सो जाता है। इसके बाद ललिता वहां आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाती है और उसे उसी के पूजा करने वाली जगह पर ले जाकर मार डालती है। सुबह होने के बाद पुलिस ललिता को अपने साथ ले जाती है और उसका बयान लिया जाता है। ललिता के बयान के मुताबिक एक दिन आश्रम का वो मूर्तिकार जिसका नाम आचारी था उससे मिलने आया था। उस दिन आनंद घर में नहीं था। रमना उसे भगाने ही वाली थी कि तभी सामने मीरा आ जाती है। आचारी मीरा की हालत देखकर हैरान हो जाता है। वो मीरा के पास जाकर उससे बात करने लगता है, लेकिन मीरा की हालत इतनी खराब थी कि वो सही से बात भी नहीं कर पा रही थी। इसीलिए आचारी रमना से कहता है कि वो ललिता से मिलना चाहता है। रमना उसे मना कर देती है और कहती है कि ललिता की हालत बहुत खराब है, लेकिन आचारी को शक हो गया था कि रमना कुछ छुपा रही है। वो जिद करता है कि वो ललिता से मिलकर ही जाएगा। रमना ललिता के कमरे में जाकर उसे एक इंजेक्शन दे देती है ताकि आचारी के सामने ललिता होश में न रहे। इसके बाद वो ललिता के पैरों से जंजीर खोल देती है। जैसे ही ललिता के पैर आजाद होते हैं, वो अचानक उठकर रमना का गला दबाकर उसे मार देती है। ललिता पुलिस के सामने आनंद का खून करना भी कबूल कर लेती है। इसके बाद पुलिस पूछती है कि मीरा कहाँ गई, उसका क्या हुआ। ललिता बताती है कि 2 साल से उसका पति उसकी बेटी का पीरियड रोकने के लिए इंजेक्शन देता था और उसे कमरे में बंद रखता था, जिसके चलते मीरा को मानसिक समस्या मेंटल प्रॉब्लम हो गई थी और वो दर्द से तड़प रही थी। ललिता अपनी बेटी का दुख सह नहीं पाई, इसीलिए उसने मीरा को मुक्त कर दिया। इसका मतलब ये था कि ललिता ने मीरा को भी मार डाला था। तो दोस्तों, ये थी हनी की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिर्फ डराती नहीं बल्कि ये भी दिखाती है कि अंधविश्वास और लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। इस फिल्म से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी हालात में इंसानियत और अपने परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।